Hello learners, I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. Today's lecture is all about steps of research, which is part 3 of this topic. And if you haven't watched those previous lectures, then please watch them first and then this one. Okay? So before starting this lecture, please like this video and subscribe to commerce.com for all valuable lectures and content. Okay? Let's just begin with the very first slide, which shows कि हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें हम फॉलो कर रहे हैं और अभी तक हमने अपने 3 स्टेप्स को पढ़ लिया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में. सो फर्स्ट वन था फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कि हमें किस चीज़ पर रिसर्च करनी है ये हम देखेंगे उसके अंदर. एंड सेकंड था कि प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन, फिर रिसर्च डिज़ाइन कैसे प्रिपेयर करना, रिसर्च डिज़ाइन क्या है. एंड डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, कि हम जो डेटा कलेक्ट करेंगे वो कौन कौन से मेथड्स के थ्रू कलेक्ट किए जा सकते हैं उनको देखा. एंड अब बात आती है कि सिलेक्टिंग सैम्पल टाइप्स ऑफ सैम्पल, कि सैम्पल क्या है और उन्हें हम सेलेक्ट कैसे करते हैं. राइट. सो लेट्स जस्ट मूव टू दी नेक्स्ट वन, विच इज़ सेलेक्टिंग सैम्पल. तो आपको ध्यान है कि हमने डेटा के बारे में पढ़ लिया कि डेटा एक ऐसा सेट है इंफॉर्मेशन का जिसके थ्रू हम अपनी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं. ओके. तो डेटा सेट क्या है, अगर उसी डेटा को एक बड़ी मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में हमने कलेक्ट कर लिया है तो वही क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा सेट. ओके. तो डेटा सेट हमारा हो जाएगा कलेक्शन ऑफ डेटा. एंड मोस्ट कॉमनली अ डेटा सेट कॉरस्पॉन्डेंट टू कंटेन्स द सिंगल डेटाबेस टेबल. इसके अंदर जैसे कि आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब वो ऐसे ही नहीं रखा रहेगा, आप उसकी टेबल्स बना दो, उसको किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर दो, चार्ट्स के थ्रू, टेबल्स के थ्रू, मैट्रिक्स के थ्रू, कॉलम्स के थ्रू, तो क्या हो जाएगा, वो एक रिप्रेजेंटेबल वे में आपका डेटा सेट तैयार होगा. जहाँ पर एक सिंगल कॉलम है जैसे ये, तो वहाँ पर एक जैसी चीज़ें दिखाई जाएंगी. जैसे अगर आप मेल्स की बात करो यहाँ, तो मेल्स और ऊपर आपने लिख दिया मार्क्स, तो यहाँ पर सभी मेल्स के मार्क्स आ जाएंगे. तो इस तरह से आप अपने डेटा को कलेक्ट करके रखते हो. ओके. तो वही डेटा सेट है. एंड पॉपुलेशन, आपके डेटा में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी, तो वो सभी कहलाते हैं पॉपुलेशन. अगर आपने डेटा कलेक्ट किया है मेल फीमेल एजुकेशन का, तो उससे रिलेटेड सभी फैक्टर्स, सभी आपका पूरा डेटा क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन. ओके. तो एंड सैम्पल क्या है, सैम्पल अगर आप इस पॉपुलेशन में से, लोगों की पॉपुलेशन नहीं होती, डेटा की जो पूरा एक सभी एलिमेंट्स हैं उनको हम पॉपुलेशन बोलते हैं. तो सैम्पल क्या है, उसी पॉपुलेशन में से, उन्हीं एलिमेंट्स में से आपने कुछ एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए. यानी कि सैम्पल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ऑब्जर्वेशन अंडर फ्रॉम द पॉपुलेशन. आपने पूरी पॉपुलेशन में से एक या एक से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस आपने सेलेक्ट कर ली, वही क्या है, सैम्पल. अ सैम्पल इज़ अ बेसिकली सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का सबसेट है ये, उसी का एक पार्ट है. सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एज होल, यानी कि अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है, तो आप क्या करते हो, अपनी रिसर्च करने के लिए सभी फैक्टर्स को नहीं देखते, क्योंकि अगर छोटा डेटा सेट है तो आप सभी के स्टडी करोगे और सभी से आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करोगे. लेकिन जब डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे कि अगर हम इंडिया की एजुकेशन की बात करें, तब हम हर एक बच्चे का डेटा नहीं उठा सकते, तो उसके लिए हम सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, यानी कि जो पूरी पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करे, इस तरह का डेटा. यानी कि अगर आप डेटा सिर्फ दिल्ली का सेलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पर क्या है, बच्चों को सभी तरह की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन आपका डेटा ऐसा होना चाहिए कि वो गाँव के बच्चों को भी रिप्रेजेंट कर पाए. राइट. तो सैम्पल क्या है, सबसेट है पॉपुलेशन का एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन. ओके. और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट ये है कि इससे आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि अगर आप पूरी बड़ी पॉपुलेशन को स्टडी करोगे तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा तब. और जब आप सैम्पल के थ्रू आप काम कर रहे हो, देन कॉस्ट कम आएगी एंड आपका जो टाइम है वो भी कम लगेगा. नेक्स्ट वन,
सैम्पल साइज एंड वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। ये फैक्टर्स हैं विच आर इफेक्टिंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम ड्रॉ सैम्पल और सैम्पल्स आर डिपेंडेंट। यानी कि जब आप सैम्पल के थ्रू अपनी रिसर्च कर रहे हो और वहाँ से इन्फ्रेंस निकाल रहे हो, यानी कि वहाँ से आप कोई कंक्लूज़न ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके इन्फ्रेंस को अफेक्ट करेंगे। वो है सैम्पल साइज एंड वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन। वो कैसे? सैम्पल साइज जितना बड़ा लोगे अगर आप होगा, उतनी ही एक्यूरेसी होगी आपके रिसर्च में, राइट। और जितना छोटा होगा तो एक्यूरेसी उतनी कम होगी, क्योंकि बड़ा सैम्पल दैट मीन्स वो पॉपुलेशन के ज़्यादा पास है। ओके ऐसे ही वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा वेरिएट करेगी, अलग अलग पॉपुलेशन से आप डेटा लोगे, तो आपको ज़्यादा बड़ा सैंपल लेने की ज़रूरत होगी एक्यूरेसी के लिए। ओके सो ये दो पॉइंट्स थे यहाँ पर समझने के। अब हम बात करते हैं कि सैंपल का कितने टाइप का होता है सैंपल। ओके सो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स हमारी दो हम बोल सकते हैं कि रैंडम एंड नॉन रैंडम, या प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, इस तरह से। तो अब हम इन्हीं के थ्रू पढ़ने वाले हैं अपनी टेक्निक्स। तो फर्स्ट वन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी फैक्टर्स को, सभी एलिमेंट्स को और वेरिएबल्स को, वेरिएबल भी बोल सकते हैं, तो उन्हें बराबर चांस होता है सेलेक्ट होने का, राइट। यानी कि आप जैसे डाइस उछाली आपने, प्रोबेबिलिटी में आप एग्जांपल पढ़ते हो कि डाइस उछाली, तो उसमें 1 से लेके 6 तक जितने भी डिजिट हैं उन्हें बराबर चांसेस मिलते हैं कि वो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, इस तरह से। ओके तो यही हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है कि अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक चांस है बराबर का कि वहाँ दिल्ली के स्टूडेंट भी के कुछ बच्चे भी सिलेक्ट हो सकते हैं, या कहीं बाहर जैसे गांव के भी हो सकते हैं। तो इस तरह की अगर आप सैम्पलिंग कर रहे हो तो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी, राइट। एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अ सैम्पलिंग मेथड दैट सेलेक्ट रैंडम मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन बाय सेटिंग अ फ्यू सिलेक्शन क्राइटेरिया, यानी कि कुछ एक क्राइटेरिया बनाकर सभी को बराबर मौका मिलता है सेलेक्ट होने का। ओके एंड यानी कि बिना किसी बायसनेस के ये होता है। And this selection parameter allow every member to have equal opportunity to be part in various samples, यानी कि उनको equal opportunity मिलती है कि वो किसी सैंपल में आ सकते हैं। ओके अब इसका एक टाइप है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सो इसके अंदर क्या है? इन दिस simple sampling the members of the sample are selected random एंड प्योर बाय चांस, यानी कि आपकी पूरी पॉपुलेशन है, मैं इसे एक ड्रॉ करके बताती हूँ। ये आपके मान लो कुछ वेरिएबल्स हैं, तो ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया, ऐसे। तो इन्हें कैसे सेलेक्ट किया हमने? कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया, कोई भी अलग से इन्हें ग्रुपिंग नहीं की, ऐसे ही अगर सेलेक्ट कर लिया तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। ओके एंड नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर क्या है कि आप कुछ स्ट्रेटा बना देते हो, राइट। स्ट्रेटा का मतलब क्या है? जैसे कि आपने इस तरह से ये बना दिया, कुछ ग्रुप्स बना दिए, यानी कि इनके पहले से कोई ग्रुप्स नहीं थे, लेकिन आपने इनके कुछ ग्रुप्स बना दिए, ताकि क्या हो कि जैसे आपका मेल फीमेल वाला ये एग्जांपल लेते हैं कि आपके पॉपुलेशन के अंदर मेल फीमेल का रेशो बराबर है, लेकिन अगर आप सिंपल रैंडम के थ्रू सेलेक्ट करोगे तो चांसेस हैं कि मेल ज़्यादा हो जाएं या फिर फीमेल ज़्यादा हो जाएं। लेकिन आप चाहते हो कि आपके सैंपल में ये होमोजेनिटी बनी रहे, जैसे कि जो सब ग्रुप बने हैं, जैसे कि अगर मेल फीमेल जो सैंपल में सेलेक्ट होकर आएंगे तो वो एक रेशो बना रहे, तो यहाँ रेशो मेंटेन करने की बात होती है। ओके आप ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर रेशो मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, जो पॉपुलेशन में है वैसा ही कुछ। तो यहाँ पर ये ग्रुप बना देंगे और उसके बाद क्या है, फिर सेलेक्ट करेंगे, जैसे मेल के फीमेल के इस तरह से एक जैसी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वैसे ग्रुप बनाकर, और फिर उनमें से सेलेक्ट किया जाएगा कि मेल का एक सेलेक्ट कर लिया तो फीमेल का एक कर लिया,
फिर मेल का कोई सेलेक्ट कर लिया, यानी कि मेल को सेलेक्ट करने के लिए पूरी है कि सभी मेल्स में से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, ऐसी सभी फीमेल्स में से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन चांसेस क्या रहेंगे, जैसे फीमेल मेल इक्वल थे पॉपुलेशन में, तो यहाँ पर भी इक्वल मेल, यानी कि 10 सेलेक्ट मेल कर लिए और 10 फीमेल। सो नाउ इट्स क्लियर टू यू। सो ये थी हमारी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब बात करते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग की। सो क्लस्टर के अंदर फ़र्क ये है कि आपने स्ट्रेटिफाइड के अंदर किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर आपने ग्रुप बनाए, राइट, स्ट्रेटिफाइड के अंदर। लेकिन जो आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग होगी वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ग्रुप आप चुनते हो, जैसे कि यहाँ पर इन अ क्लस्टर सैम्पलिंग वेरियस सेगमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन आर ट्रीटेड एज क्लस्टर एंड मेंबर्स फ्रॉम ईच क्लस्टर सेलेक्टेड। यहाँ पर भी आपने क्लस्टर बना दिए, जैसे 1 2 3 4 का एक ग्रुप बना दिया और फिर 4 का कोई एक ग्रुप बना दिया, फिर यहाँ पर भी ग्रुप बना दिया। तो इन जो ये ग्रुप बने हैं ना, जैसे इनको मीठे में जलेबियाँ पसंद है, इन्हें गुलाब जामुन पसंद है, इन्हें कोई और मिठाई पसंद है, इन्हें कुछ और पसंद, तो आपने इनको सेलेक्ट कर लिया, इनको सेलेक्ट कर लिया, मान लो। तो यहाँ पर किसी ग्रुप को सेलेक्ट करते हो आप पूरे को, राइट, एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक वाला एक ग्रुप है और उसे आप पूरे सेलेक्ट करते हो। तो एक जैसी विशेषता वाले पूरे पॉपुलेशन के ग्रुप को आप सेलेक्ट करते हो यहाँ क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर, ओके। एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर क्या था, जैसे अगर, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं सुनने में, तो क्या है, द इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग द रिसर्चर डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू होमोजीनियस सब ग्रुप्स। एक जैसे सब ग्रुप में डिवाइड करता है सिंपल कैरेक्टरिस्टिक वालों को, चाहे उनका प्रोफेशन, रिलीजन, इस तरह से मेल फीमेल के बेस पर। दूसरी तरफ क्लस्टर में क्या है, सैम्पलिंग दे डज नॉट डिवाइड द पॉपुलेशन इन सब ग्रुप, बल्कि वो पहले से ही उनके कुछ ग्रुप्स होते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट आर नेचुरली अकरिंग। जैसे कि किसी को जलेबियाँ पसंद है, उनको पहले से वो चीज़ पसंद है, आपने उन्हें अलग से कोई ग्रुप नहीं दिया, राइट, यानी कि उनकी पसंद नापसंद के बेस पर वो पहले से कुछ ग्रुप है और आपने उस पूरे ग्रुप को ही सेलेक्ट किया है। ये दोनों में फ़र्क है, राइट, यानी कि आपको किसी ग्रुप को ही सेलेक्ट करना है, वो क्लस्टर। एंड अगर आप किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर डिवाइड करके ग्रुप बनाते हो और फिर वहाँ से किसी को भी सेलेक्ट करते हो रेशो मेंटेन करने के लिए, तो वो होता है आपका स्ट्रेटिफाइड, ओके। आप इसे दोबारा सुनोगे और समझोगे तो आपको डेफिनेटली और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इन अ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आप एक सिस्टम फॉलो करने की कोशिश करते हो, यानी कि एक पैटर्न, जैसे वहाँ पर आप रेशो फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर आप सिस्टम या पैटर्न फॉलो करने की, वो कैसे, जैसे कि आपके पास पॉपुलेशन है 1 2 3 4 इस तरह से है कुछ, आप क्या करते हो कि पहला आप ऑड वालों को सेलेक्ट करने की कोशिश करो, या फिर आप सोचो कि हर तीसरे इंसान को चांस मिले, जैसे पहले को सेलेक्ट कर लिया, फिर आप 2 छोड़ के इसको सेलेक्ट कर लो, फिर 2 छोड़कर इसको, इस तरह से कोई पैटर्न फॉलो करो आप, तो वो क्या होगी आपकी एक सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ओके। नाउ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि आप प्रोबेबिलिटी में पर नहीं, बल्कि नॉन प्रोबेबल, यानी कि अपने अकॉर्डिंग कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हो, तो उसे हम नॉन प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। जैसे कि आप अपनी सुविधा के अनुसार सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, या फिर पढ़ते हैं जैसे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इज रिलायंट ऑन रिसर्चर एबिलिटी टू सेलेक्ट मेंबर एट रैंडम, यानी कि वो अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जो सैंपल सेलेक्ट करे। दिस सैम्पल मेथड इज नॉट फिक्स्ड और प्री डिफाइंड सिलेक्शन प्रोसेस विच मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन इक्वल। तो इसमें क्या है कि जैसे सभी को इक्वल चांस नहीं मिलते सेलेक्ट होने के, क्योंकि ये अपने किसी बेस पर पॉपुलेशन को सेलेक्ट कर रहा है, जैसे, तो इसीलिए इसे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी हम बोलते हैं, ओके। सो नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक। किसके बेस पर, नॉन प्रोबेबिलिटी, यानी कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग। तो पहली है इसमें नॉन कन्वीनियंस सैम्पल। सो नॉन कन्वीनियंस में क्या होता है कि जैसे आपको जो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप एक कॉलेज में हो, ओके, कॉलेज स्टूडेंट हो और आपको डेटा कलेक्ट करना है, और ये सभी बच्चे हैं क्लास के,
तो आपने अपनी कन्वीनियंस के कि आप किसके ज़्यादा क्लोज हो या क्या, आपने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये बच्चे सेलेक्ट कर लिए। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग वेयर मेंबर ऑफ द सैम्पल आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ असेसिबिलिटी। जैसे मुझे अगर सेलेक्ट करना है तो मैं किसी क्लास में गई, मान लो मुझे सभी क्लासेस में ये देखना है कि कौन कौन से बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या किसके 90% से ऊपर आते हैं। तो इसके लिए मैंने सेलेक्ट किया कि मैं अपनी फ्रेंड, जो मेरी 11th क्लास में कोई फ्रेंड है, उसको बोल दिया, या उसको मैंने कहा कि ठीक है मैं इसी के मार्क्स पूछ लेती हूँ। तो मैंने सैम्पल के तौर पर, पूरी क्लास के नहीं पूछने ना, क्योंकि हम सैम्पल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ अपनी फ्रेंड के उसके जाके नंबर पूछ लिए। फिर ऐसे ही 12th में गई तो जिसको मैं जानती थी या जिससे कभी बात की थी, फिर उसके नंबर पूछ लिए। ये इस तरह की जो चीज़ें हो जाती हैं, कन्वीनियंस। सेलेक्ट मैंने ही किया सैम्पल, लेकिन जो मुझे कन्वीनियंट लगा कि अच्छा ये जवाब दे देगा, उसी से मैंने क्वेश्चन पूछ लिया और सैम्पल सेलेक्ट कर लिया। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी दे रखा है कॉलेज का एग्जाम्पल, तो आप वो पढ़ सकते हो। एंड जजमेंटल या प्रोस्पेक्टिव सैम्पलिंग। जजमेंटल के अंदर क्या है कि आप अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग आप सैम्पल सेलेक्ट करते हो, राइट। तो यहाँ पर भी कन्वीनियंस जैसी ही चीज़ें आ जाएंगी। इट इज़ टाइप ऑफ सैम्पलिंग वेयर द मेंबर फॉर अ सैम्पल सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ स्टडी। यानी कि आप ये नहीं कि सभी को सेलेक्ट करने का मौका दे रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो कि मेरी स्टडी के लिए किस तरह के लोग सही रहेंगे, तो सिर्फ उन्हीं से ही आप जाके बात कर रहे हो और किसी से नहीं। यानी कि आप हर तरह का डेटा नहीं ले रहे, सिर्फ वैसा ही कुछ पर्टिकुलर जो आपकी स्टडी के लिए कन्वीनियंट हो, स्टडी के लिए पॉजिटिव लोग। अब जैसे कन्वीनियंस वाले में नेगेटिव भी हो सकते हैं कि कुछ डेटा जो आपके लिए ज़रूरी ना हो, इस टाइप का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम वो लेते हैं, उन्हीं मेंबर्स को लेते हैं वेयर द मेंबर्स फॉर अ सैम्पल आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ स्टडी। बिल्कुल हम अपनी स्टडी से बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं कि स्टडी के लिए ये ठीक है, तो इसी तरह करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ ड्रग्स अब्यूज़ ऑन हेल्थ, ठीक है, कि हेल्थ पर कि क्या फ़र्क पड़ता है ड्रग्स का, वो स्टडी करना चाहता है। एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी इज़ नॉट अ बेस्ट रिस्पॉन्डेंट फॉर स्टडी। जैसे कि अगर आप सबसे पूछने जाओगे तो कोई अपने बारे में ये नहीं बताएगा कि हाँ मैं बीड़ी पीता हूँ या फिर मैं दारू पीता हूँ, तो ये चीज़ें। तो इसीलिए वो अपनी स्टडी के लिए जो ऐसे लोग हों जो जवाब देंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो जाएगा। सो ओनली द ड्रग एडिक्ट कैन बेस्ट रिस्पॉन्डेंट। जैसे जैसे उसे पता है कि हाँ ये हो सकता है, ये ठीक से बता देगा, और जो ड्रग एडिक्ट ही हैं तो उन्हीं से ही वो जाकर सीधे पूछ रहा है। ओके, तो इसलिए उसने किन्हें चुना अपनी स्टडी के लिए, सभी इंसानों को नहीं चुना, सिर्फ ड्रग एडिक्ट को ही चुना। ओके, सो इस तरह से हो सकता है कुछ। तो ये एग्जाम्पल थे, और आगे बढ़ते हैं हम स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, एक दो साल में, तो ये इम्पॉर्टेंट है। स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, हम डेटा कलेक्ट करवाते हैं ग्रुप्स के थ्रू। तो ग्रुप भी कैसे बनते हैं, ग्रुप्स ऐसे बनते हैं कि अपने फ्रेंड्स के ग्रुप बना लिए, जैसे कि ये मैं हूँ, मुझे डेटा कलेक्ट करना है या मुझे रिसर्च करनी है। तो क्या हुआ, मैंने अपनी एक फ्रेंड ये और एक फ्रेंड ये, नेटवर्क जैसा कुछ बना लिया। तो इनको बोल दिया कि भाई तुम ये डेटा इकट्ठा करना, तुम ये डेटा इकट्ठा करना, और इन्होंने भी आगे फर्दर अपने काम को डिवाइड कर लिया इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, स्नोबॉल सैम्पलिंग। ओके, सो स्नोबॉल सैम्पलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेन सैम्पलिंग। तो यहाँ पर डेटा जो कलेक्ट हो रहा है चेन के थ्रू हो रहा है ना, इसीलिए इट इज़ अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग वेयर वन रिस्पॉन्डेंट आइडेंटिफाइज अदर रिस्पॉन्डेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट वन इज कोटा सैम्पलिंग। अब कोटा सैम्पलर क्या है, इस तरह की सैम्पलिंग के अंदर हम किसी एक कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, राइट। यानी कि जो भी हमें रिसर्च करनी है, जो भी मेंबर्स हम सेलेक्ट करेंगे वो किसी स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर सेलेक्ट करेंगे। और डायमेंशनल सैम्पलिंग के अंदर इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ कोटा सैम्पलिंग, उसी का ही एक आगे पार्ट है। सो यहाँ पर जो सिलेक्शन की जाती है तो ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक ऐसा मेंबर्स हो जिसके अंदर वो सभी कैरेक्टरिस्टिक, अब ठीक है। सो रिसर्चर टेक इनटू अकाउंट सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स, वहाँ पर एक थी, यहाँ पर काफ़ी है। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ
सैम्पलिंग टेक्निक्स, यहाँ पर इनके कुछ और नाम भी होते हैं। जैसे कि अगर आप बात करो कि क्लस्टर सैम्पलिंग को हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी बोलते हैं, तो इनके नाम एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट वाली जो थी वो यही थी। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ स्टेप नंबर 5 विच इज़ राइटिंग रिसर्च प्रपोजल। कि अब जब आपने सैम्पल को सेलेक्ट कर लिया, कि आपने सैम्पल बना लिया कि अच्छा ये सैम्पल है, आपने पहले देखा कि डेटा कैसे कलेक्ट करना है, राइट? इससे जो आपका थर्ड स्टेप था, उसके बाद आप देख रहे हो कि आपको सैम्पल कैसे सेलेक्ट करने हैं, तो अब आप रिसर्च प्रपोजल लिखने वाले हो। तो रिसर्च प्रपोजल के अंदर क्या होता है? रिसर्च प्रपोजल इज़ अ डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर आप सारी चीज़ लिखते हो कि ये जो भी पढ़े उसे समझ में आए, कि आपका डिस्क्रिप्शन आप दोगे पूरा एक प्रपोज्ड प्रोग्राम की, आपने इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ी, ठीक है? मतलब इसकी ज़रूरत क्यों है आपको, क्यों पड़ी आपको ये रिसर्च करने की, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, डेटा आपने कैसा कलेक्ट किया, किसके थ्रू कलेक्ट किया, या फिर आपका एनालाइज का टाइप क्या था, कि आपने किस तरह से अपने डेटा को एनालाइज किया, और जस्टिफिकेशन भी दोगे आप इससे रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें जब आप लिखते हो वो एक रिसर्च प्रपोजल कहलाती है। यानी कि रिसर्च प्रपोजल इज़ एन रिटन डॉक्यूमेंट बाय रिसर्चर दैट प्रोवाइड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रपोज्ड प्रोग्राम, कि आपने जो पूरा ये रिसर्च का प्रोग्राम किया तो वो कैसे क्या था। ओके, इट इज़ लाइक एन आउटलाइन ऑफ एंटायर रिसर्च प्रॉब्लम दैट गिव्स अ रीडर अ समरी ऑफ इंफॉर्मेशन, कि पूरे डॉक्यूमेंट की एक समरी जैसा दे देता है कि अच्छा इस तरह से इसने पूरी अपनी रिसर्च कंडक्ट की है, वो चीज़। तो ये लिखे जाते हैं जब आप पीएचडी करते हो या फिर एक हायर लेवल की आप रिसर्च करते हो, तो वहाँ ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं लिखनी। ओके, ये वाला स्टेप। सो नेक्स्ट वन इज़ आर सिक्स्थ स्टेप विच इज़ कलेक्टिंग डेटा। तो अब हम एक्चुअल चीज़ पर आए हैं कि अभी तक हमने सिर्फ प्लान बनाया किस तरह का डेटा रखना है, किस तरह की सैम्पलिंग, तो अब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो जब आपने वो मेथड्स पढ़े थे वही मेथड है यहाँ, उनका ही यूज़ करके आपको रिसर्च में डेटा कलेक्ट करना है। अब वो डेटा आप किस बेस पे कलेक्ट करते हो, वो आपकी कॉस्ट आप कितनी रखना चाहते हो, आपको किस तरह की एक्यूरेसी चाहिए अपने डेटा की। तो अगर जैसे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो प्राइमरी डेटा से कलेक्ट करो, अगर एक्यूरेसी वाली प्रॉब्लम नहीं है तो सेकेंडरी भी ठीक है। टाइम की प्रॉब्लम है तो आप सेकेंडरी को सेलेक्ट करो, अगर टाइम आप बहुत ज़्यादा दे सकते हो तो प्राइमरी सही रहेगा। तो ये कुछ तरीके हैं। द रिसर्चर शुड सेलेक्ट वन ऑफ दीज मैथड। बहुत सारे मैथड हैं जो हमने पढ़े थे, तो उन्हीं में से कोई एक मैथड सेलेक्ट करो फॉर कलेक्टिंग द डेटा। वो किस पर बेस्ड होगा? आपकी नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आप किस तरह की रिसर्च कर रहे हो, एंड स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी कैसी है आपकी, फाइनेंस जैसे कॉस्ट हो गया, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। और जो आपका डेटा कलेक्शन के मेथड्स कौन कौन से थे वो एक बार रिकॉल कर लो। ऑब्जर्वेशन के बेस पर, जिसमें आपकी पूछते नहीं हो क्वेश्चंस सामने वाले से, आप उसको ऑब्जर्व करके अपनी रिसर्च में डेटा लिखते हो। यानी कि जैसे कि आप देखना चाहो कि आपकी चीज़ें कितनी पसंद आ रही हैं आपके कंज्यूमर को, तो वो बार बार आ रहे हैं, वो बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट में सामान खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व के बेस पर होती हैं। रिस्पोंडेंट से आप डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, ये बात। इंटरव्यूज़, डायरेक्टली इंटरव्यूज़ लेते हो, इंटरव्यू के भी टाइप हो सकते हैं, टेलीफोनिक हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है। क्वेश्चन आयर्स, जैसे क्वेश्चन आयर्स 3 तरह के आपको बताए गए थे अभी लास्ट लेक्चर में ही, ओपन एंड, क्लोज एंड दोनों का मिक्स। तो क्वेश्चंस आप पूछने के लिए इस तरह से बना सकते हो, एंड शेड्यूल्स बना सकते हो। सो ये सारी चीज़ें हैं जब आप अपना डेटा कलेक्ट करते हो, राइट? सो नेक्स्ट वन इज़, so that's all for today's lecture, and please like this video and subscribe to commerce.com, please. Okay, till then keep learning, keep growing, and we are come up with every नेक्स्ट डे। यानी कि आज वीडियो आई है तो कल ऑफ है, एंड देन परसों आएगी, तो 2 दिन में एक वीडियो आती है। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस एंड कीप लाइकिंग दिस।